गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। नीट पीजी क्यूएनई सेशंस में बहुत ही क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू अकोमोडेट एज मनी एज पॉसिबल। लेकिन आज पहला मुझे लग रहा है कि उन सब के क्वेश्चन में से काफ़ी एक बड़ा जो क्वेश्चन उभर कर आ रहा है, एमडी वर्सेस डीएनबी या एमएसएमडी वर्सेस डीएनबी। मुझे ये बहुत ही अचरज हो रही है कि लोग क्यों मिसनुमर फैला रहे हैं, क्यों ऐसा मिथ फैला हुआ है कि भाई जो है एमडीएमएस ज़्यादा वैल्यू करता है डीएनबी के कंपेयर में। दोस्तों, मैं सीधा सीधा थोड़ा फास्ट बोलूँगा ताकि वीडियो में जितना हो सके कम टाइम में ज़्यादा इंक्लूड कर सकता हूँ। मैं अपनी बात से चालू करता हूँ। वो एक दौर था, 1996 था, जब हम लोग एमबीबीएस पास करके हुए थे। हमने एमबीबीएस किया था, हमारी कॉलेज में भी पेड सीट ही थी और मेरे पास कोई फाइनेंस नहीं था। I was a zero beginner. My father died when I was in second MBBS. My brother was sponsoring my fees. तो मेरा फ़र्ज़ बनता था मैं जो भी लूँ। जैसे जो बच्चे आज मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं इनसे इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आप बिल्कुल मेरी कहानी है। तो मैं है भाई हैंड्स टू माउथ जी रहा था और मेरा ये गोल था कि भाई जस्ट मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए जिसमें मुझे स्टाइपेंड मिले, जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट ना करा पड़े। हालांकि मुझे गोल्ड मेडल सर्जरी में आया था। मैंने इंटर्नशिप उन डॉक्टर के साथ की थी जो राजकोट के सबसे लीडिंग उस टाइम के न्यूरो सर्जन थे। उनके साथ में इंटर्नशिप राजकोट में सर्जरी करता था। शाम को दोपहर के बाद उनके साथ में राउंड्स उनकी सर्जरी में असिस्ट करता था। मेरे पास कोई और नहीं था। ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स थी। गुजरात में ऑल इंडिया एग्ज़ाम लोग नहीं देते थे गुजरात में, क्योंकि ये सिस्टम था एमबीबीएस हो जाए आपकी कॉलेज में, आप एब्जॉर्ब हो जाते थे। हमारी कॉलेज में पेड सीट थी। उस जमाने में 96 में एनेस्थीसिया भी 10 लाख में मिलता था, ऑर्थोपेडिक 30 लाख में उस जमाने में मिलता था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं ऑल इंडिया देने की सोच रहा था। डॉक्टर जो है हेमांग वसावड़ा है, लीडिंग न्यूरोसर्जन है, उनको मैंने पूछा कि सर मैं क्या करूँगा आफ्टर इंटर्नशिप। उन्होंने मुझे एक चॉइस दी थी कि तू कुछ नहीं करेगा, तो न्यूरो सर्जरी करेगा, तो मेरे अंडर में रहेगा, मैं तुझे ट्रेन करूंगा। मैं बोला न्यूरो सर्जरी कैसे करूंगा। उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं ऑल इंडिया कैसे करूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला तो ठहर, एक है सिस्टम। क्या है? डीएनबी है। मैं तुझे बॉम्बे के टॉप डीएनबी इंस्टीट्यूट में भेजूंगा। टॉप जो बॉम्बे के हैं उस जमाने के न्यूरोसर्जन, उनके साथ में भेजूंगा। वहाँ तुझे डीएनबी करवाऊंगा, मगर मुझे बोल कि तू डीएनबी करके न्यूरोसर्जरी करके वापस राजकोट आके प्रैक्टिस करेगा। राजकोट मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा नेटिव है। आई वॉज बॉर्न इन राजकोट। ये सौराष्ट्र रीजन का कैपिटल है। वहाँ पर आज एम्स भी खुल चुका है। तो मैं सोचा, मुझे भी लोग बोले कि भाई डीएनबी करके क्या करोगे, डीएनबी की क्या वैल्यू है। मैं इस चक्कर में फंस गया। हालांकि उस टाइम में हम सभी एग्ज़ाम देते थे। हम एम्स की भी एग्ज़ाम देते थे, हम ऑल इंडिया भी दे रहे थे। एक ट्रायल हो गया, रैंक अच्छा नहीं आया, क्लिनिकल ब्रांच लेनी थी। और हम डीएनबी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, पार्ट 1 डीएनबी जो होता था, एमसीक्यूज का स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, वो भी मैं पास कर चुका। मैं यूपीएससी की भी एग्ज़ाम दे चुका। तो डीएनबी पार्ट 1 मेरे पास ऑलरेडी था। अब ये चाहिए था कि मैं डीएनबी इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। उस टाइम डीएनबी कोई लेता ही नहीं था, डायरेक्टली मेरा डीएनबी हो जाता। मैंने नहीं लिया, इसी चक्कर में फंस के कि भाई कौन पूछेगा डीएनबी को। इसके बाद मैं आता हूँ, मैं लेता हूँ ऑल इंडिया और मैं इनसिक्योरिटी का कारण, जीरो फाइनेंस हो, कोई फाइनेंस करता है, फर्स्ट डे से अर्निंग हो, मैंने एनेस्थीसिया लिया और उसमें मैंने सोचा मैं टॉप करूँगा, सब कुछ अच्छे से करूँगा। मैं आज खुश हूँ अपने स्टेटस से। लेकिन जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डीएनबी वर्सेस एमडी के डाउट क्लियर करने के लिए, बच्चों ध्यान से सुनो, पूरा वीडियो सुनो, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होता है, मैं जब एमडी एनेस्थीसिया करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यूके में एनेस्थीसिया की बहुत डिमांड है। यूके में एनेस्थीसिया को डायरेक्ट विदाउट प्लैब एग्जाम ऐसे ही एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये बात मैं कर रहा हूँ जब मैं पास आउट हुआ 2000 में। इन द ईयर 2000 यूके में एनेस्थेटिस्ट होना, यानी इंडिया का आपका एमडी हो या हो, तो आप जस्ट अप्लाई कीजिए। आप आईएलटीएस की एग्ज़ाम में लाइए, आप आईएलटीएस 7.5 बैंड लाइए और आपको डायरेक्टली ओडीटीएस यानी ओवरसीज डॉक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम हुआ करता था, जो बाईपास करता था प्लैब एग्ज़ाम को। आपको डायरेक्ट लेटर आ जाता था जीएमसी से, आइए यहाँ अप्लाई कीजिए। ये बात है 2000 की।
उसके बाद होता है मैं IELTS देता हूँ, IELTS भी पास करता हूँ, लेकिन उसमें मेरे 2 अटेम्प्ट हो जाते हैं बैंड 7.5 लाने के लिए, क्योंकि मैं जॉब करने लग गया था ICUs में, प्राइवेट प्रैक्टिस, और उसके साथ मैं IELTS पढ़ रहा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने IELTS क्लियर किया, जो ODTS मिल गया और निकल गए UK। इसके बाद आता है मान लो 2003, 2002, 2003, 2 साल के बाद जब मैं IELTS क्लियर करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ ODTS के लिए। आप हैरान हो जाओगे, रॉयल कॉलेज ऑफ एनेस्थेटिक्स और जनरल मेडिकल काउंसिल जो UK का है, MCI, इनसे मुझे लेटर आता है। क्या आता है? भाई आपका तो MD-MS डिग्री है, और MD-MS डिग्री हम लोग अब ODTS नहीं दे रहे हैं। आपको हम ODTS दे सकते हैं अगर आप DNB क्लियर कर लो तो। बच्चों, है ना शॉकिंग न्यूज़? ये 2002, 2003 की बात है। उन्होंने मुझसे DNB मांगा। क्यों? उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा मुझे एक्सप्लेनेशन दिया। हम लोग DNB इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से MD-MS की डिग्री लेके आ रहे हैं, उनका हमें लगता है ट्रेनिंग एक सरखा नहीं है। और ये बात सही भी है। ये बात इसलिए सही है कि भाई और एम्स दिल्ली का बच्चा हो, या KEM बॉम्बे का बच्चा हो, या BJ मेडिकल का बच्चा हो, करमसद का बच्चा हो, ये सब एक नहीं हो सकते। मानते हैं कि 12th में इनके रैंकिंग अलग रहे होंगे, लेकिन जिस किस्म का इनको एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, जिस किस्म के इनके प्रोफेसर इनको ट्रेनिंग मिलता है, तो वो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग एक सरीके नहीं हो सकती एक पेरिफेरल कॉलेज में जो पढ़ा हुआ लड़का है और एम्स का कैंडिडेट है। तो इन्होंने कहा कि हमने जांच की कि जो DNB बोर्ड है वो जिस तरह का इवैल्यूएशन करता है बच्चों का, जिस तरह की एग्जाम पैरामीटर्स है, वो हमारे UK के स्टैंडर्ड से मैच करती है। तो DNB पास किया हुआ बच्चा जो होगा, कैंडिडेट होगा, वो यूनिफॉर्म में हमारे स्टैंडर्ड को मैच करता है। क्लियरली सुन लो बात। तो UK में DNB मांग रहे थे, MD-MS नहीं मांग रहे। अगर फिर मुझे बोला कि अगर आप या आपके पास 2 रास्ते हैं, आप या तो DNB कीजिए, तो हम ODTS देते थे फ्री, आप आ जाओगे यहाँ, या तो फिर आप प्लेब दीजिए। और हुआ ये कि फिर मैं मजबूरन मैं गया सऊदी अरेबिया। मुझे फर्स्ट चांस चाहिए था कि मैं निकल जाऊं यहाँ से, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो खूब चल पड़ी थी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरी फैमिली सोशल सिचुएशन, मेरी वाइफ की सिचुएशन में कुछ ऐसे सोशल सर्कमस्टेंसेस आए कि वी फेल्ट दैट वी नीड टाइम फॉर ईच अदर एंड फॉर द फैमिली। बच्चों, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, एक स्कूटर पे ही मैं थैला लेके प्रैक्टिस करता था। सो डोंट फील दैट यू आर डिप्राइव्ड. Take my career as an inspiration that you can also do it. I am one of you. चलो, मैं सऊदी अरेबिया जाता हूँ, मैं प्लैब देता हूँ, और वहाँ से मैं UK जाता हूँ। तब क्या होता है पता है? March 2 को मेरी एग्ज़ाम थी, March 17 को मेरी ये आती है रिजल्ट आता है, और March 7 को इन बिटवीन एग्ज़ाम एंड द रिजल्ट रूल आता है कि non-EU members are no more required or no more welcome, बिकॉज यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड आ गया था EU में। तो अब हम EU कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देंगे, और आप हो गए लास्ट प्रेफरेंस। मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा, क्योंकि मैं विदाउट सैलरी कोई टाइम, यानी 5-6 महीने, 6, 7, 8 महीने में रहा। फिर मैं वापस आ गया, वापस सऊदी अरेबिया गया। सऊदी अरेबिया में मैं जब जाता हूँ, तब वहाँ के इंटरव्यूज देता हूँ, तो क्या पाता हूँ? मिडल ईस्ट में मैं जाता हूँ, क्या पाता हूँ? DNB की जो सैलरी है थोड़ी ज़्यादा ही होती थी। DNB कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलता था। DNB कैंडिडेट्स को जो है जिस तरह के हॉस्पिटल मिलते थे, थोड़े बेहतर हॉस्पिटल में उनको एम्प्लॉय किया जाता था। कहने का मतलब ये है DNB इज़ वैल्यूड मोर इन द फॉरेन कंट्रीज। आ जाते इंडिया के ऊपर, भाई अब तो इक्वल क्या है, DNB ही ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि DNB की एग्ज़ाम टफ होती है। DNB का बोर्ड है वो बहुत टफ होता है। बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो रहा है? आप लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि मैं DNB इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, वहाँ मुझे कौन पढ़ाएगा, हैंड्स ऑन वर्क कौन देगा? बच्चों, मैं आपको एक बताता हूँ, जब आप DNB इंस्टीट्यूट में हो, मान लो अपोलो में, आप रुझान आपको एडवाइस कर रहा हूँ, या और भी बच्चे हैं जिनको मैंने बोला है कि आप DNB मैक्स में ले लो। यहाँ की एक बच्ची थी अहमदाबाद की, आप वहाँ पर मान लो मैक्स में हो, आप जनरल सर्जरी कर रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपको लग रहा है आपका कंसल्टेंट आपसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, आपको कम काम मिल रहा है, आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा है,
आपको एकेडमिक्स में उतना ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है जो एक्सपेक्टेड था, आप बोर्ड को कंप्लेन कर दो। आप डीएनबी बोर्ड को एक ईमेल कर दो कि भाई तुमने जो यहाँ डीएनबी सीट लगाई है, यहाँ इन लोग मुझे ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे, मुझे वर्क ही नहीं दे रहे। पता है क्या होता है? DNB board directly takes action on the institute and the consultant who is a DNB teacher. उनको एक लेटर आ जाता है कि हमारे पर ये कंप्लेन आई है, ये बहुत ही सीरियसली हम लेते हैं, आप इस बच्चे को क्यों ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। और फिर वो लोग है एक्शन में आ जाते हैं, डर जाते हैं, यार हमारा DNB कैंसलेशन, वो वहाँ तक जाते कि विल कैंसिल योर DNB सीट। और फिर इनको आना पड़ता है, झुकना पड़ता है। ये मैं सही में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारी जो है हॉस्पिटल है अपेक्स हॉस्पिटल, यहाँ का जो HCG सेंटर है, वहाँ पर एक बंदा था जिन्होंने अपोलो चेन्नई से अपना DNB जनरल मेडिसिन किया, और यहाँ पर वो आए थे SS करने DNB जनरल कैंसर सर्जरी करने के लिए, सुपर स्पेशलिटी करने के लिए। इन्हें लगा 1 साल के बाद कि मुझे काम कुछ कम मिल रहा है। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया DNB को लेटर। DNB का आया फायरी रिस्पॉन्स कि वी विल ब्लॉक योर सीट, टेक दिस सीरियसली, वी विल कम फॉर द इंस्पेक्शन। पता है जो सबसे बड़े कंसल्टेंट है, या ये 300 करोड़ का हॉस्पिटल है, जिनके सबसे बड़े वेस्टर्न इंडिया के कंसल्टेंट है, उनको इस बेटे को बुलाना पड़ा, इनको बोलना पड़ा तेरे को क्या प्रॉब्लम थी, मुझे बता तो सही, कौन तुझे वर्क नहीं दे रहा था, क्योंकि ये तो बहुत बिजी है, इनकी पूरी टीम है 40 जनों की। फिर ये अपना मुद्दा रखता है और ये प्रॉमिस करते हैं कि भाई तू अपनी कंसेंट वापस ले ले, कंप्लेन नहीं तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं तुझे इनफ वर्क दूंगा। बच्चों, क्या किसी वीडियो ने, किसी ने आपको ये बताया? नहीं बताएंगे, क्योंकि जो मिसलीड वाले हैं, आज मैं देख रहा हूं कि कंटेंट्स ऐसे बन रहे हैं, मुझे अपना कंटेंट वायरल करना है, मैं ऐसा यानी वो बना देता हूं, मैं ऐसा वो क्या बोलते हैं थंबनेल बना देता हूं कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिट मिले, क्लिक थ्रू रेट बढ़े और मेरा वीडियो वायरल हो जाए। मैं हैरान हूँ ऐसे थंबनेल देखने के लिए कि 5 टॉक्सिक ब्रांचेस इन यानी PG, 5 टॉक्सिक कॉलेजेस ऑफ PG, फांसी का फंदा लगा के वो ऐसे वीडियो बना रहे, थंबनेल बना रहे। शर्म करो, शर्म करो, लोगों को मिसलीड मत करो, बच्चों को मिसलीड मत करो। DNB मिल रहा है, DNB लो, वो वैलिड डिग्री क्या, वो बहुत ही तगड़ी डिग्री है। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ जो दूसरे कंसल्टेंट आए, नाम लेना मुझे पता नहीं, नाम लिया नहीं, लेकिन एक आए डॉक्टर तनय शाह। इन्होंने भी महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ जो कैंसर है, जयपुर का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इन्होंने DNB कैंसर जनरल ऑनको किया। उसके बाद वो ब्रेस्ट ट्रेनिंग में ट्रेन लेके हमारे यहाँ एज अ कंसल्टेंट ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर बनते हैं, और यहाँ DNB के फैकल्टी है। इनकी प्रैक्टिस जैसे और किसी के उससे ज़्यादा ही चल रही है। दूसरे हैं डॉक्टर स्वाति शाह और उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर हर्ष शाह, ये दोनों भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS और MS करते हैं। वो दोनों भी यानी जो हैं, फिर वहाँ पर जाके राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जो दिल्ली में, वहाँ से वो DNB जनरल ऑनको करती है स्वाति, और जो इनके हस्बैंड है DNB GI सर्जरी करते हैं, MCH यानी DNB सुपर स्पेशलिटी GI। दोनों ही अहमदाबाद में है, दोनों ही बड़ी पोस्ट में है, दोनों ही बड़े रोबोटिक सर्जन बन चुके हैं। हमारे यहाँ थे, अपोलो में शिफ्ट हुए, और आज वो वेल एस्टैब्लिश रोबोटिक सर्जन है। इनके पेशेंट राजस्थान से, पूरे गुजरात से, मध्य प्रदेश से आते हैं। दोनों ही डायनेमिक है, दोनों ही आज लगभग अपने लेट 30s यानी 40 में शायद कदम रखने वाले हैं। ये सब मेरे बहुत ही चहेते, बहुत ही नज़दीक वाले लोग हैं। एक लड़की थी, बहुत ही बड़े कॉरपोरेट हाउस की बच्ची थी, अब वो यहाँ से हो गई है पास आउट। ENT का जो मसला आ रहा है, इनके ब्रदर है, बहुत ही बड़े कॉरपोरेट है, इनके ब्रदर है वो MLA है, प्रेजेंट सिटिंग MLA इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी इन गुजरात। इस लड़की को क्या प्रॉब्लम था, कहाँ भी कुछ भी कर सकती थी। MBBS के बाद ये लेती है अपनी DNB ENT सर्जरी, आई थिंक उसने भी चेन्नई या कहीं से किया था। तो डॉक्टर दीतिका है, वो करती है DNB ENT, फिर आ जाती है यहाँ HFNO की फेलोशिप के लिए HCG में। HFNO की फेलोशिप करती है 2 साल। क्या ही लड़की थी, कितना भी पैसा है, कितना भी हो, बच्चों वो रेसिडेंसी करने के लिए मर्सिडीज लेके आती थी। उसको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको पढ़ाई करनी थी, उसको कैंसर सर्जन बनना था। वो फेलोशिप करती है,
फिर वो जाती है यूएस, वहाँ पर और फेलोशिप करती है। आज वो वापस आ चुके हैं और वो एस्टेब्लिश कर रही है अपने आप को एज अ हेड एंड नेक कैंसर सर्जन। उसने एमसीए नहीं लिया, लेकिन एचएफएनओ फेलोशिप भी काफ़ी बेहतर है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है। यहाँ अच्छे अच्छे सर्जन है, कैंसर सर्जन, अच्छी अच्छी सर्जरियाँ हो रही है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, हाई एंड जीआई सर्जरी हो रही है। वहाँ अगर आप करोगे तो you will come out better than any other government institute, I tell you, because DNBs है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ हाई एंड प्रैक्टिस होती है। वहाँ पैसे का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। सभी तरह की ड्रग्स, सभी तरह की थेरापी, सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, रोबोट सब जगह होते हैं। मान लो किसी इंस्टीट्यूट में आप कैंसर सर्जरी कर रहे हो, वहाँ रोबोट ही नहीं है तो क्या करोगे? आपको फ्यूचर में तो रोबोटिक सर्जन बनना ही। हमने जब रोबोट लिया तब इंडिया में थे शायद 18 रोबोट। आज इंडिया में हो गए 250 रोबोट, जिसमें से जो दा विंची का जो रोबोट है, जो सबसे तगड़ा सबसे पहला रोबोट है, फुल फ्लेज रोबोट, वो भी 150 रोबोट हो चुके हैं। ये रोबोट्स हो, मैं बात कर रहा हूँ एब्डोमिनल सर्जरीज वाले, नॉट ऑर्थोपेडिक सर्जरी वाले। और दूसरे इंडियन मेड भी रोबोट्स है, वो भी हो चुके हैं 150 से ज़्यादा, तो 300 से ज़्यादा रोबोट्स हो चुके हैं। तो आपको तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी से स्टार्ट कीजिए, फिर रोबोटिक न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट कीजिए। जो रोबोट्स हैं आपको सिर्फ डीएनबी इंस्टीट्यूट में मिलेंगे। चलो अहमदाबाद का एग्जाम्पल ले लो, अपोलो में डीएनबी है, वहाँ रोबोटिक है, दा विंची रोबोट है। केडी में अगर डीएनबी है, केडी हॉस्पिटल में, वहाँ भी रोबोट आ चुका है। एचसीजी में अगर है तो वहाँ भी रोबोट है। स्टर्लिंग में अगर डीएनबी है तो वहाँ भी रोबोट है। बीजे मेडिकल में रोबोट नहीं है बच्चों। आईकेटी में इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड लीवर ट्रांसप्लांट है, वहाँ रोबोट है। नडियाद मुलजी भाई किडनी इंस्टीट्यूट है, वहाँ रोबोट है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग हो है वही रोबोट से स्टार्ट। डॉक्टर स्वाति जैसे जो डॉक्टर थे, इन्होंने राजीव गांधी से किया। राजीव गांधी में आज एक नहीं 3 रोबोट्स है। तो इन लोगों के करिकुलम में ही था, इन लोगों के यानी ट्रेनिंग में ही था कि इन्होंने ट्रेनिंग ही रोबोट से चालू की। ये लोग जब 3rd ईयर में आए, अपने ऑनको सर्जरी में आए, तो इनके पास रोबोटिक ऑलरेडी था। इन लोग रोबोट से ही सर्जरी चालू किए। हमारे जो सीनियर सर्जन है वो पहले ओपन सर्जरी करते थे। जो सबसे सीनियर सर्जरी है, जो 6 डिकेड ऑफ लाइफ पास कर चुके हैं, वो लोग शुरुआत करते थे, फिर वो आ गए डायरेक्ट रोबोट में। इनको ट्रांजिशन में बहुत ही डिफिकल्ट पड़ा। दूसरे जो 40s वाले सर्जन थे, इन्होंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की थी, तो लेप्रोस्कोपी में थोड़ा बहुत पता था इंस्ट्रूमेंट कैसे हिलते हैं, तो इनको रोबोट में फिर ट्रांजिट होने में ईजी पड़ा। आप ऐसी हॉस्पिटल लोगे जहाँ रोबोट है, एटलीस्ट रोबोट को समझना पड़ेगा। मान लो रोबोट में होते हैं एनिमेशन होता है, उसमें सिमुलेशन होता है। अगर सर्जरी नहीं करोगे तो सिमुलेशन में प्रैक्टिस करोगे। जब ओटी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मैंने देखे हैं बच्चे लोग रात को 12 बजे आते हैं, 10 बजे ओटी ख़त्म होने के बाद आते हैं, सिमुलेटर पे बैठता है, तो सिमुलेटर पे सर्जरी करते हैं, सूचरिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? मैक्स में रोबोट होगा। आज एक ने क्वेश्चन पूछा है कि उसको गंगाराम हॉस्पिटल में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में इन्हें और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में इन्हें ईएनटी मिल रहा है, और ये बच्ची कंपेयर कर रही है कि गुजरात के किसी पेरिफेरल हॉस्पिटल का ईएनटी और सर गंगाराम का है ईएनटी, क्योंकि सर गंगाराम में है रोबो डीएनबी और यहाँ है एमएस। मैं इसको डायरेक्टली इसका क्वेश्चन इंक्लूड करने वाला हूँ। बेटा सर गंगाराम सीधे निकल जाओ, टिकट कटवाओ, फ्लाइट लेके बैठ जाओ, दिल्ली पहुंच जाओ, सीट ले लो। गलती मत करो जो मैंने की है। तो मेरे को लगता है कि डीएनबी और इसके लिए पे स्केल की बात जब आ रही है, पे स्केल सेम है। आप गवर्नमेंट की चिंता मत कीजिए। आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी, जिस तरह के पक्के निकलोगे, डायरेक्टली डीएनबी जब करते हो डायरेक्ट प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए तैयार होते हो। और वो जो कंसल्टेंट्स है, सक्सेसफुल कंसल्टेंट्स है, उसकी टीम में ही कंटिन्यू कर सकते हो, या उनकी फ्रेंड या और किसी में कंटिन्यू कर सकते हो। प्रॉब्लम यह आता है कि जब हम गवर्नमेंट में होते हैं तब हमें बाहर क्या चल रहा है पता ही नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता बाहर की दुनिया में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल में कैसे प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। गरीब पेशेंट आ रहे हैं, कोई जिया कोई मर गया, मैंने क्या इंडिकेशन था, क्या ऑपरेट किया, कई बार लोग पूछते भी नहीं है। कोई स्टैंडर्ड ऑफ केयर उतना हाई नहीं है।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट KEM हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की बात अलग है, लेकिन जो दूसरे हैं पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स है, कॉमन मेडिकल कॉलेजेस है, स्टाफ भी लैकिंग है, आपको कोई ट्रेनिंग वाले प्रोफेसर भी नहीं मिलते हैं। तब क्या होता है, डिग्री मिल जाती है जैसे तैसे। आप अगर आपके ऊपर सर्जरी हैंड्स ऑन वर्क की जो बात कर रहे हो, आपके ऊपर आएगा लैप्रोटमी, आपके ऊपर आएगा फ्रैक्चर में, आप करोगे, कर डालोगे, थ्रू हो जाओगे, आधे केस बच जाएंगे, आधे से कॉम्प्लिकेशन हो गया, जो भी हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। बाहर आके लिस्ट में होता क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जो प्रोटोकॉल, जो मेथोडिकल जो केयर होता है, वो आप सीखते नहीं हो। आप ये मानते हो कि मैंने इस तरह से जो सर्जरी की थी वो सक्सेस गई, तो यही सच है। प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, बड़े कंसल्ट में क्या होता है, एक प्रोटोकॉल बेस्ड प्रैक्टिस होती है जो वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा बड़े हमसे, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये हम लोग अपना डेटा प्रेजेंट नहीं करते, हम लोग इनसे 100 गुना ज़्यादा काम करते हैं, 100 गुना ज़्यादा एक्सपर्ट है। मैं कॉन्शियसली बोल रहा हूँ। लेकिन या तो हमारे पास रिसोर्स नहीं होता, या तो हमारे पास पब्लिकेशन नहीं होता, या तो हमारे पास कोई माउथ पीस प्लेटफॉर्म नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है जो सपोर्ट करे, या सिस्टम नहीं है जो सपोर्ट करे, जो मुझे प्रोजेक्ट करे। मिडल ईस्ट जाओगे DNB प्रेफरेंस है, UK जाओगे DNB प्रेफरेंस है, USA में भी DNB का अगर लगाओगे तो आपको ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उनको पता है DNB का स्टैंडर्ड एक ही है। DNB के एग्ज़ाम सेंट्रली ली जाती है, उसका स्टैंडर्ड है, उसका स्टेटस है, यूनिफॉर्मिटी एग्ज़ाम है, इजीली पास नहीं करते। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे जो जूनियर यहाँ पर थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, इनकी जो वाइफ थी, इन्होंने MD किया, गवर्नमेंट से किया, इनको न्यूरोलॉजी करना था। यहाँ की जाइडस हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ी खूबसूरत अमेरिकन लाइक हॉस्पिटल है, जाइडस फार्मा की हॉस्पिटल है, फुल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल है। सबसे बड़े कंसल्टेंट यहाँ पर डॉक्टर सोवानी जो है, वो उनके अंडर में DNB सीट्स है 2। इस बच्चे ने यहाँ पर DNB न्यूरोलॉजी किया, ये पास हो गई। इसने यानी पहले अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छी दिल्ली एग्ज़ाम देने गई थी, वहाँ वो फर्स्ट रैंक आई थी। आज वो दूसरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट सेट हो गई है। उनके पास होने से पहले उन्हें ऑफ़र मिल गई थी, इन्होंने ये बोला कि इतने साल मैंने जो DNB किया, मेहनत की, मैं चाहती हूँ मेरी शादी हुई है, मैं 15 दिन घूम के आऊँ, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगी। सोचो परिस्थिति। डॉक्टर सोवानी थे, इन्होंने भी इन्फॉर्म किया था ऐसे कि भाई तू मेरी टीम में ज्वाइन हो जा, मैं तुझे ये ऑफ़र करूँगा, वो ऑफ़र करूँगा। लेकिन वो सोची कि मैं किसी की टीम के अलावा मुझे अगर अकेले ऑफ़र मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। तो आज वो इंडिपेंडेंट न्यूरो वो 6 महीने से लग गई है कि जो भी होगा मेरा अपना होगा, मैं अपना आप ग्रो करूँगी। I hope I have cleared you what is DNB, is telling my own story and telling other stories. Don't fall prey of those people who are saying DLB is less valued than MDSMS. No, मेरे को मिसकंसेप्शन था, मैंने DNB नहीं लिया। मैं पछतावा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो डिसीजन गलत था। आई एक्सेप्ट इट बिकॉज कोई बोलने वाला नहीं था। उस टाइम तो DNB भी नया ही था और कुछ ही ब्रांच में DNB था। So I hope this is the video that I was longing to say, because there were so many questions who were saying कि MD, MS और DNB का comparison कीजिए। So next video you can expect is कोई सारे रिक्वेस्ट आई है कि मिडल ईस्ट के बारे में बोलिए, मिडल ईस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, मिडल ईस्ट के बारे में ये भी जानना चाहते हैं कैसे जाया जाता है, मिडल ईस्ट के बारे में ये भी जानना चाहते हैं कि भाई वहाँ कौन सी ब्रांचेस की डिमांड है। सही है, कुछ ब्रांचेस की बहुत हाई डिमांड है, जैसे एनेस्थीसिया की बहुत ही डिमांड है बच्चों। ये मैं आऊँगा वीडियो लेके नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। मुझे ब्रेक मिला था, ये ब्रेक मिला है मुझे 2 घंटे का, एक पेशेंट कैंसिल हुआ है, तो मैं घर का के खाना खा के सीधा मैं सोचा मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे कॉल्स देर रात तक चलने वाले हैं। कल का भी दिन बिजी है, शायद सैटरडे मुझे उदयपुर जाना पड़ रहा है, तो मुझे पता नहीं मैं कब मैं जाग के भी मुझे पता है आपका फीलिंग्स जब चालू हो गया है। Q&A सेशन में आज लेके ही आऊँगा, लेट नाइट तो लेट नाइट में अपलोड करूँगा। काफ़ी सारे खूबसूरत सिनारियो आए, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सिनारियो आए कि मैं भी हैरान हूँ ये सीन्स देख के कि बच्चे कितने मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं। बच्चे लोग, मेरे से बनता है उतना मैं गाइड करूँगा, दिल से बात करूँगा, इसीलिए मैंने अपना टॉपिक रखा है सीधा दिल से, हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, जिस डेवलप करेंगे एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव कम्युनिटी जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है।
सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और जिन जिन का डाउट क्लियर हुआ है प्लीज़, कई लोग बोल रहे हैं थैंक यू बोल रहे हैं, आप ये भी बोलना जब आपको मिल जाए तो बताना कि आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हुआ, आप अपने टारगेट तक पहुंच गए। सी यू लेटर विथ अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।